हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एंटीऑक्सीडेंट्स को कवर करेंगे। जो एक लास्ट लेक्चर था हमारा फ्री रेडिकल्स का, यह लेक्चर उसका कंटिन्यूटी में है। यह उसका पार्ट 2 है। फ्री रेडिकल्स में हमने देखा था कि कैसे उनका जनरेशन हमारे बॉडी में होता है। तो और जैसे कि वो बहुत ही हजार्डस है, हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो उनका जो स्टॉप मैकेनिज्म कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसी तरह एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, these are the molecules which stop free radicals। ओके, नाम से क्लियर है, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये क्या करते हैं, दे फाइट फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी। वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट में होता है, अनपेयर्ड स्टेट में होता है, जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यह होता है कि जैसे ये एक फ्री रेडिकल है, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पेयर्ड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड स्टेट का है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, बट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को, और यह इलेक्ट्रॉन गेन करके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, और उसका जो फर्दर इफेक्ट होता है वो शो नहीं कर पाएगा। यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी ऑक्सीडेंट्स का। अगर हम टाइप ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स की बात करें तो टू डिफरेंट टाइप्स है, प्रिवेंटिव और चेन ब्रेकिंग। तो जैसा कि प्रिवेंटिव और चेन ब्रेकिंग का जो मैकेनिज्म एक्शन है, इसको समझने के लिए हमको लिपिड परऑक्सीडेशन मैकेनिज्म, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में इसके टाइप्स समझने से पहले हमें वो लिपिड परऑक्सीडेशन मैकेनिज्म समझना जरूरी है, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो उसी फेज को जाकर इनिबिट करते हैं, ताकि जो फ्री रेडिकल है वो फर्दर मल्टीप्लाई ना कर सके। तो आइए अब देखते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो लिपिड परऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स। इसमें क्या हो करते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो जो हमारे जैसा कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हाई अमाउंट में पाया जाता है। तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, क्योंकि वो एक अनपेयर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उनके पास होता है, तो वो क्या करते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो कि सेल मेम्ब्रेन में है, वो जाकर उसका एक इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेते हैं और अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करते हैं। खुद तो वो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन जो फैटी एसिड है वहाँ पे वो क्या होता है, वो एक नया फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेता है, जो कि फर्दर मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। ओके, तो जो लिपिड परऑक्सीडेशन है, अगेन जैसा कि मैंने बताया कि वो फूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स इन सेल मेम्ब्रेन वेरियस टाइप के हैं, जो पल्मेटिक, मिस्टरिक, स्टरिक, ये सब जो है ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो सेल मेम्ब्रेन में फाउंड होते हैं। वो इजिली परऑक्सीडेशन प्रोसेस से डिग्रेडेड किए जा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है लिपिड परऑक्सीडेशन का, ये 3 डिफरेंट फेजेज में होता है। जो पहला फेज होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन फेज, सेकेंड है वो प्रोपगेशन फेज, और थर्ड वन इज द टर्मिनेशन फेज। अब हम वन बाय वन सबकी बात करते हैं। तो इनिशिएशन फेज होता है, इसमें ये एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है फूफा का। इसमें देख सकते हैं कि यह एंड क्या है, ये कार्बन सेंटर्ड एंड है और ये कार्बोक्सिल सेंटर्ड एंड है। इसमें क्या होता है कि कोई एक फ्री रेडिकल जो कि फॉर्म हुआ होता है, वो क्या करता है, जो कार्बन सेंटर रिंग है वो उससे जाकर रिएक्ट करता है और एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली, जैसा कि ये कार्बोक्सिल एंड है, यहाँ पे वही फिर फ्री रेडिकल या कोई मेटल आयन वो रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, परऑक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये 2 डिफरेंट स्टेप्स है जिससे कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इनिशिएशन फेज में। अब जैसा कि ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये जो फर्दर है यह एक डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसको बोला जाता है
डाइअल्डिहाइड, इसको बोलते हैं मेलोनी डाइअल्डिहाइड। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो फॉर्म होता है मेलोनी डाइअल्डिहाइड, यह एक इंडिकेटर है फैटी एसिड ब्रेकडाउन बाय फ्री रेडिकल्स। ये क्या, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फैटी एसिड ब्रेकडाउन बाय फ्री रेडिकल। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास आ सकता है कि विच इज द इंडिकेटर ऑफ फैटी एसिड ब्रेक डाउन बाय फ्री रेडिकल। जैसे ही हम मेलोनी एल्डिहाइड को देखेंगे कि हाँ ये दिख रहा है, मीन्स फाउंड हो रहा है सैंपल में, मीन्स वहाँ पे फ्री रेडिकल द्वारा ब्रेक डाउन शुरू हो चुका है। सेकेंड फेज आता है प्रोपगेशन फेज। नाम से क्लियर है कि प्रोपगेशन फेज जो है वो एक चेन रिएक्शन फेज है। प्रोपगेशन फेज, इसको सेकेंड नेम में चेन रिएक्शन फेज भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो कार्बन सेंटर्ड फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है और यहाँ जो फ्री परऑक्सी रेडिकल सेंटर्ड भी है जो फॉर्म हो चुका है, ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, परऑक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली ये जो परऑक्सी रेडिकल है ये फिर कार्बन सेंटर्ड रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, मीन्स वन ऑन अनदर वे एक फ्री रेडिकल नेक्स्ट फ्री रेडिकल को फॉर्म कर रहा है। ऐसे में क्या होता है कि वन, ये चेन स्टेप हो गया, मीन्स ये इसको फॉर्म करेगा, ये इसको, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि फर्दर एक दूसरे के फॉर्म किए जा रहे हैं। इसको प्रोपगेशन फेज या चेन रिएक्शन फेज भी बोला जाता है। जब हम वासुदेवन पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिख रहती है कि ये जो प्रोपगेशन फेज है इसको डेथ किस बाय फ्री रेडिकल भी बोला जाता है। इसको डेथ किस बाय फ्री रेडिकल्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए आपको बता दिया गया। ये बुक में लिख रखा वासुदेवन में कि maybe it may be asked कि which phase of lipid peroxidation is known as death kiss by free radicals। The answer will be propagation phase। और जो लास्ट वन है वो टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज नेम से ही क्लियर है कि जो भी फ्री रेडिकल फॉर्म हुए वो टर्मिनेट हो जाएंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो फर्दर परऑक्सी रेडिकल परऑक्सी न्यूट्रल, कार्बन सेंटर्ड रेडिकल विथ कार्बन सेंटर्ड न्यूट्रल एंड अगेन न्यूट्रल। सो अल्टीमेटली ये जो लिपिड परऑक्सीडेशन का जो थ्री फेजेस रिएक्शन मैकेनिज्म था वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है और कोई भी फर्दर फ्री रेडिकल इसमें फॉर्म नहीं हो रहे हैं। इसमें वेरियस एमसीक्यूज आइदर रिएक्शन फॉर्म में आ सकते हैं या लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स को देखते हैं। टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स को दो पार्ट में जो बांटा गया है, फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव एंड अनदर वन चेन ब्रेकिंग। प्रिवेंटिव जो होता है वो रेट ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल को सिंथेसिस करता है, मीन्स जो इनिशिएशन फेज होता है यहीं पे वो स्टॉप कर देता है रिएक्शन मैकेनिज्म को ताकि फर्दर फ्री रेडिकल फॉर्म ही ना हो। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं जैसे कैटालेस, ईडीटीए, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि जैसा कि यहाँ देखिए H2O2 है, यहाँ पे अगर वो फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, बट यहाँ पे क्या करते हैं कैटालेस और ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज है वो H2O2 को सीधा वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि ये मैकेनिज्म यहीं पे स्टॉप हो जाए। ओके, ये जो रिएक्शन है यहीं पे स्टॉप कर दिया रहे हैं। इनिशिएशन फेज में H2O2 जो कि फर्दर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या फॉर्म करेगा, अनदर फ्री रेडिकल्स हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल को फॉर्म करेगा, बट कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज उसको फर्दर वाटर में ही कन्वर्ट कर देना और न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और जो सेकेंड टाइप है वो उसका चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या करता है, ये सेकेंड फेज यानी कि प्रोपगेशन फेज को स्टॉप करता है जहाँ पे चेन रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स है उसके वो है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, यूरिक एसिड, विटामिन ई। ओके, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ जो चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोपगेटिव फेज में स्टॉप करते हैं।
ओके, नाउ कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन की बात करें तो विटामिन ई जो मोस्ट इफेक्टिव नेचुरली अकरिंग चेन ब्रेकिंग और एंटीऑक्सीडेंट इसको बोला जाता है। इसको लिख सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव नेचुरली अकरिंग चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स है। और विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीन एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो एमसीक्यूज में तीन ऑप्शन ये रहेंगे, चौथा कुछ रहेगा जो कि आपको ऑड वन आउट कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आते हैं जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटीऑक्सीडेंट की तरह सेलुलोप्लाज्मिन का यूज होता है, तो इसको सीधा याद रख सकते हैं, सेलुलोप्लाज्मिन। ये कहाँ पे होता है? ईसीएफ में एज एन एंटीऑक्सीडेंट हम इसको यूज लेते हैं। तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट कंप्लीट होता है। बट इसमें जो एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, एक जो टर्म है उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी बर्स्ट। ऐसे तो आपको ये बता चुका हूँ मैं, बट ये टर्म नहीं बताया था वहाँ पे, इनडायरेक्टली आप पढ़ चुके हैं। तो एक टर्म है जिसको रिस्पायरेटरी बर्स्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये सेम रिएक्शन वहाँ पे होती है। यहाँ पे जो O2 है वो इलेक्ट्रॉन NADH से गेन करेगा, सुपर ऑक्साइड आयन फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक्ट करेंगे, H2A2 वहाँ पे फॉर्म होगा और H2O2 MPO और क्लोराइड के प्रेजेंस में HClO को फॉर्म करेगा और ये HClO क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये रिएक्शन एज यूजुअल चलती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे हर बैक्टीरियल किल में एक ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे में हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ पे इनटेक करना चाहते हैं किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो इसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी बर्स्ट। इसको अगर हम अलग से लिख लेते हैं सेम रिएक्शन को अंडर द नेम ऑफ रिस्पायरेटरी बर्स्ट, इसको अगर यहाँ कवर करें, रिस्पायरेटरी बर्स्ट, इसमें क्या होता है, अगेन सेम रिएक्शन NADPH, इससे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलेगा और मैक्रोफेज जो है वो ऑक्सीजन का यूज करके क्या फॉर्म करेंगे, ये रिएक्शन जो है वो मैक्रोफेजेस आर यूजिंग द ऑक्सीजन, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स वो भी सेम और एंड PMN लिख सकते हैं, पॉलीमॉर्फिन न्यूट्रोफिल्स, ऑक्सीजन यूज करके वो क्या करेंगे, रिएक्शन कंटिन्यू होगा। फिर यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, अगेन उस रिएक्शन से देखें तो SOD सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज उस पर एक्ट करेगा। उसके बाद इस पे वो क्या फॉर्म करेंगे, H2O2, इट विल फॉर H2O2। अब H2O2 पे एक्ट करेंगे माइलोपेरोक्सीडेज MPO, इसको बोलते हैं माइलोपेरोक्सीडेज, इस पे एक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन और उसके बाद HClO का फॉर्मेशन होगा, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोला जाता है। और ये HClO जो है वो एक बैक्टीसाइडल एक्शन शो करेगा, इट विल शो बैक्टीसाइडल एक्शन। तो ये बैक्टीसाइडल एक्शन शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे मैक्रोफेजेस द्वारा। इसी के लिए इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रिस्पायरेटरी बर्स्ट का नाम दिया गया है। ओके,
So that's all from the lectures of free radicals and antioxidants. That's all from my side. Thank you.